हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हर्षी एंड चेज साहब के एक्सपेरिमेंट को। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए एंड आरएनए अगेन। एंड एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे आरएनए वर्ल्ड, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी 1/3 कंप्लीट हो चुकी होगी, लगभग आपका 1/3 काम हो जाएगा। उसके बाद हम सेंट्रल डॉगमा पे पूरा फोकस करेंगे एंड देन पोस्ट सेंट्रल डॉगमा सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी जुटा रहे होंगे। तो बहुत मजेदार चैप्टर है और धीरे धीरे इसको परत दर परत हम लोग खोलते रहेंगे, लेयर बाय लेयर पढ़ते चलेंगे और डेप्थ में घुसते चले जाएंगे। और जेनेटिक्स के चीथड़े उड़ाने के बाद हम लोग आगे अगले यूनिट्स की ओर बढ़ रहे होंगे। अगर सब लोग ठीक है, एक बार तुनिक तुनिक कर डालो इन द चैट सेक्शन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सुस्वागतम सारे भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भाई की इस क्लास में। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जो आपको बोलना है सब अच्छी बात है, सब चलता है दोस्त। कई लोग थोड़ा लेट उठते हैं, उनके लिए अभी गुड मॉर्निंग ही हो रही है। आज मैं भी थोड़ा लेट उठा, लेट इसीलिए उठा क्योंकि कल घर पहुंचते पहुंचते मुझे वक्त लग गया और वापस आए हम कुछ 3 बजे के आसपास मैं घर पहुंचा। तो मैं भी आज थोड़ा क्योंकि कल थोड़ा लंबा चला इवेंट और भारी इवेंट था मेरे दोस्त, आपने देखा होगा 9.5 घंटे की लाइव चली है। अलग सर वॉज ऑन स्टेज, अलग सर सभी बच्चों से मिले और हम लोग भी हमारे सारे के सारे जारविस से मिले और बहुत सारी बातें की और बहुत बैठा मैं। तो कल का दिन बहुत अच्छा था, हर बच्चे को पर्सनली जाके मिला, सबसे बात की, सबकी कहानियां सुनी, सबके साथ कुछ कुछ एक्सचेंज हुआ, खाना पीना खाया, साथ में मौज मस्ती काटी, डांस किया। बहुत ही बेहतरीन दिन था और मैं इस दिन को आपके साथ भी जीना चाहता हूं ऑनेस्टली। तो बहुत मेहनत करना दोस्त और बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट ईयर हम लोग मिलेंगे, साथ में पार्टी करेंगे। अगर इस इवेंट से आपको जरा सी भी मोटिवेशन मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। आपको जरा सा भी लगता है कि यार आई शुड बी एट दैट प्लेस, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी मोटिवेशन आपके लिए हो जाएगी। बच्चों के साथ हम कैरम बोर्ड भी खेले, हम लोग अलग अलग गेम जोन्स में भी गए। सो हम लोग भी चाहते हैं कि क्लासेस के बीच में जितना भी मुनासिब वक्त हमें बच्चों के साथ मिले वो हम लोग भी अच्छे तरीके से एक बार बिता ले, तो बहुत बढ़िया चीज हो जाती है हमारे लिए भी। यस, तो प्रॉमिस करो कि पहुंचोगे। ऑल राइट, स्लाइड मैप लगा हुआ है दोस्त, स्लाइड मैप लगा हुआ है। एक पोल कंडक्ट करा के देख लेते हैं जिससे आइडिया लग जाए कि स्लाइड मैप हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो मुझे बता दो कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ सुनाई दिखाई दे रहा है। इफ यस तो एक बार आप थम्स अप दे देना, अगर नो थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत समस्या है, तो आप थम्स डाउन दे देना। ये हम लोग इसका एक पोल करा लेते हैं। अगर पोल हो जाएगा इसका मतलब स्लाइड मैप वैसे ही काम कर रहा है ना। तो हम लोग वोट टाइप करा लेते हैं 30 सेकंड का, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर स्लाइड मैप नहीं लगा होगा ठीक से तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। अलग सर ने आपको गोद ले लिया यार वो चीज ना बहुत एब्रप्ट होती है, एकदम पता नहीं रहता, क्योंकि हम सब लोग ऐसे जब मिलते हैं इवेंट्स पे तो कुछ कुछ हो ही जाता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सो कल अलग सर आए और अलग सर ने अपने छोटे भाई को गोदी उठा लिया और मैंने भी बाद में देखा वो कि उस टाइम पे मजे मजे में सेंस तो हो ही जाती है चीजें कि हाँ यार अच्छे से मिले हम लोग, वार्म ग्रीटिंग्स। लेकिन जब वो वीडियो में लाइव में दिखा तो मेरे को लगा हाँ यार बहुत चेरिशेबल मोमेंट तो था, लाइफ में मैं उस क्लिप को काट के तो रखूंगा हमेशा के लिए। तो ऐसा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। आओ दोस्त लेट्स चेक, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, उस पर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और आराम से हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। 4 नंबर का काम गारंटीड आएगा। आज लिखवा लो, कल लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी शो यू द रिजल्ट। रिजल्ट आ चुका है, इसका आपका स्लाइड मैप काम कर रहा है। हालांकि 1/3 बच्चों ने कहा है कि स्लाइड मैप काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल इट इज फाइन। ज्यादातर लोगों के पास पहुंच चुका है, हो सकता है कुछ लैपटॉप का या मोबाइल का ग्लिच हो, वो कई बार हो जाता है बीच में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। कोई बहुत बड़ी चीज आप लोग मिस नहीं करोगे, नॉर्मल से टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, उनको हम लोग डिकोड कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, आ जाइए, आ जाओ मेरे दोस्त। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने बातें क्या क्या करी थी। जितनी बातें हो चुकी थी उतनी बातों को दोबारा सीख लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर्शी एंड चेज साहब के एक्सपेरिमेंट के हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म को जानने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे लेकिन मैकेनिज्म नहीं देखा था यार। नो स्लाइड मैप एक और बार, चलो मैं दोबारा हटा के लगा लेता हूं, है ना। दोबारा देखो आपके सामने काट रहा हूं, इसको दोबारा लगा लेता हूं। यह है हमारा स्लाइड मैप। स्लाइड मैप हमने खोला, स्लाइड मैप पे हमने लिखा नोट 3, हमने लिखा नीट, हमने लिखा यकीन 2.0 3.0 आ गया, यकीन 2.0। हमने सिलेक्ट किया अपनी क्लास
हमने सिलेक्ट किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कंटिन्यू कंटिन्यू, ये हमारा खुल गया, यहां आ गया है, आपके सामने आया है। अब आए तो आए, ना आए तो ना आए। अब इसके आगे की गारंटी मैं नहीं ले सकता, है ना, इसके आगे का जिम्मा मेरा है ही नहीं। एज अ टीचर मुझे इतना ही चमकता है बस, है ना, इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता है, उसके बाद टेक टीम देखती है। तो अब अगर सबके पास स्लाइड मैप है एक बार बता दीजिए, बिकॉज स्टार्ट करते हैं, है ना। आ जाओ मेरे दोस्त, आ गया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बड़ी चीज आ गई है आपके पास। अब अच्छे से पढ़ाई करो। ऑलराइट एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कल ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में, चूहे मार एक्सपेरिमेंट था। यानी उन्होंने क्या किया, चूहों पे रिसर्च की थी एंड उसके साथ साथ चूहों में इंजेक्ट कराए थे 2 अलग अलग स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो उन्होंने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को चूहों के अंदर इंजेक्ट कराया था और उसके बाद उन्होंने बताया था कि भाई आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ आ गया था हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से। इसे ग्रिफिथ साहब ने कहा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कोई तो ऐसी चीज है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से मुंह उठा करके आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में घुस गई, और जैसे ही ये चीज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में घुसी, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने जो है पॉलीसेक्राइड कोट बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके ऊपर भी स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट आने की वजह से अब हम उसे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहने लगे। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन सा मॉलिक्यूल मुंह उठा के गया है, उन्होंने बस ये बताया था कि कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो मुंह उठा के गया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर। इसे ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। फिर 3 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के प्रूव किया कि ये जो मॉलिक्यूल आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन से मुंह उठा करके आर स्ट्रेन में गया था, ये आपका डीएनए था। इट इज नॉट आरएनए, इट इज नॉट प्रोटीन, इट इज डीएनए। पर फिर भी साइंटिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि मेरे दोस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस टाइम पर उतना पॉपुलर फेनोमेना नहीं था, जस्ट उसकी बातें स्टार्ट ही हुई थी साइंटिफिक वर्ल्ड में, तो उसको बहुत कॉन्क्रीट फेनोमेना नहीं माना गया था। और दूसरा, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने यह बात प्रूव करने के लिए कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने एंजाइम्स को यूज किया था, डीएनएज, आरएनएज एंड प्रोटीएज, तीनों के तीनों प्रोटीन एंजाइम्स थे। उन्होंने कहा आप ये कह रहे हो कि डीएनए राजा मॉलिक्यूल है और ये बात बिना प्रोटीन के प्रूव भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो हम कैसे मान लें, इसका मतलब प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट लगाओ जहां आपने बिना प्रोटीन के ये प्रूफ कर दिया हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो यहां पे 2 तगड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हर्शी एंड चेज, एंड 1952 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इसे ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा गया क्योंकि इन्होंने ब्लेंडर का इस्तेमाल किया था। और ब्लेंडर क्या होता है, ब्लेंडिंग क्या होती है, आपको अगली स्लाइड में मैं बता दूंगा, कल बता चुका था लेकिन फिर से रिवाइज करा दूंगा, आराम से देखिए। इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अनइक्विवोकल प्रूफ मतलब ऐसा प्रूफ, ऐसा प्रमाण जिसके आगे किसी का मुंह ही ना खुले, कोई वोकल ही ना हो पाए, यानी इस बात को कोई काट नहीं पा रहा था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हर्शी एंड चेज ने अगर कह दिया, इन्होंने ऐसा प्रूफ दिया कि भाई सबकी बोलती बंद हो गई। उसके बाद कोई सवाल नहीं उठा पाया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है, सबको पता लग गया, समस्त संसार को पता लग गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इन्होंने एक काम किया, कैसे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक वायरस पे, और ऐसे वायरस पे जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ऐसे वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। टी2 मामा पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से मामा पे, टी2 मामा पे, यस, टी2 बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस था, और इन्होंने इस टी2 को अटैक करवा दिया किस पे, ई कोलाई पे, यस। तो ये इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी। इन्होंने क्या किया, अब डीएनए और प्रोटीन में फर्क करने के लिए 2 अलग अलग एलिमेंट्स को ले लिया। तो एक ऐसे एलिमेंट की हमें जरूरत थी जो कि प्रोटीन में पाया जाता हो, डीएनए में दिखाई भी ना देता हो, और एक ऐसे एलिमेंट की जरूरत थी जो सिर्फ डीएनए में पाया जाता हो, प्रोटीन में दिखाई ना देता हो। तो हमने 2 अलग अलग एलिमेंट्स लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोटीन को टैग करना है, यानी प्रोटीन में अगर आपको कोई एलिमेंट लगाना है, तो कौन सा लगा दो, रेडियो एक्टिव सल्फर लगा दो, क्योंकि प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जैसे मिथाइनिन और सिस्टीन जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो इनमें अगर आप सल्फर डाल देते हो रेडियो एक्टिव वाला, तो रेडियो एक्टिव सल्फर सिर्फ प्रोटीन में आएगा, डीएनए में नहीं आएगा, एब्सेंट इन डीएनए। क्यों, क्योंकि डीएनए में सल्फर होता ही नहीं है। तो S35 आइसोटोप हमने यहां पर यूज किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमने यहां पर यूज किया, जो कि सिर्फ प्रोटीन में गया, डीएनए में नहीं गया। दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया P32। तो ये सिर्फ डीएनए में जाएगा, प्रोटीन में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस होता ही नहीं है, प्रोटीन में फास्फोरस होता ही नहीं। तो हमने 2 एलिमेंट्स को चुना, कौन कौन सा,
P32 यानी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड S35 यानी रेडियो एक्टिव सल्फर। इन दोनों को हमने चुना। सल्फर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में जाएगा क्योंकि प्रोटीन बन सकते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के। सॉरी, एंड ये जो फास्फोरस है ये सिर्फ और सिर्फ कहां जाएगा? डीएनए में जाएगा क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है। ये हमें यहां तक बात समझ में आ गई थी। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये इसका पॉलीहेड्रल हेड है जो कि हमने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिल रहा है। ये आपकी कॉलर है। देन उसके बाद आपका लोअर पीस है जिसको मिडल पीस भी कह सकते हैं। ये आपका टेल फाइबर यहां देखने को मिला। दिस इज एंड प्लेट एंड दिस इज योर टेल फाइबर्स, है ना। तो ये टेल फाइबर्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया को जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक स्टैंप की तरह ये जो हेड है नीचे की साइड मूव करता है तो ये डीएनए खचाक करके कहां घुस जाता है? बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है। ये बात हमने देखी, ठीक है। अब यहां पर 3 आपके स्टेप्स थे। अगर मैं आपको हर्शी एंड चेस साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं तो 3 स्टेप्स थे जिनको मैं कह रहा था एबीसी। एबीसी में आपका ए जो है ये है अटैचमेंट, यानी यहां पर आपका जो बैक्टीरियोफेज है ये आकर के अटैच हो गया बैक्टीरिया से। इट इज कॉल्ड एज अटैचमेंट, यानी यहां पर वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, तो इसे अटैचमेंट या इन्फेक्शन कह दिया हमने। दूसरा जो आपका स्टेप है इट इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग। दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग, यानी ये जब वायरस है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर चुका है तो ये वायरस जो है इन्फेक्ट करेगा इस बैक्टीरिया को, तो अपना डीएनए जो है इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे घुसा देगा। तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आ गया और ये जो वायरस है इसको जब मैं ब्लेंड करता हूं, है ना, जब मैं ब्लेंड करता हूं यानी इन दोनों को जब मैं हिलाता हूं तो वायरस की पकड़ छूट जाती है बैक्टीरिया से और ये अलग अलग हो जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा? ये दूर दूर तो हो गए ब्लेंडिंग करने से। ब्लेंडिंग करने से यानी एजिटेट करने से, हिलाने से ये दूर दूर तो हो गए। एजिटेट करने से यानी हिलाने से, शेक करने से ये दूर दूर तो हो गए। एजिटेटिंग कह दो या शेकिंग कह दो, है ना। जैसे आपके हाथ पे कुछ अगर लग जाए, कभी कोई कीड़ा बैठ गया, आप क्या करते हो? हाथ को झटक देते हो तो कीड़ा जो है हट जाता है हाथ से, राइट। तो ऐसे ही आपने क्या किया? यहां पर बैक्टीरिया जो था इसके ऊपर वायरस बैठा हुआ है, आपने क्या किया? एक ब्लेंडर की मदद से, मशीन की मदद से इस बैक्टीरिया को ऐसे झटकवा दिया तो वायरस बाहर हो गया, ठीक है। तीसरे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हुई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो इसे कहते हैं स्पिनिंग। अब घुमा दिया, अब घुमा दिया भैया, स्पिन कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि घर में मम्मियां जो हैं वो क्या करती हैं, कई बार दही जो है उसको मथती हैं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जब आप दही को मथ रहे हो तो लस्सी जो है वो नीचे की साइड आ जाएगी, मक्खन ऊपर की साइड आ जाएगा। जब आप दही को मथ रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? लस्सी बना रहे हैं, राइट। आप दही को पतला कर रहे हैं तो जो गाढ़ा गाढ़ा घी है वो ऊपर आ जाता है, जो कि वैसे लाइटर होता है इसीलिए ऊपर आया है वो, और आपकी छाछ जो है वो नीचे रह जाती है। सिमिलरली यहां पर भी आपने क्या किया? यहां पर अब इनको स्पिन कर दिया। वायरस बैक्टीरिया अलग अलग हो चुके हैं, स्पिन करके सारे के सारे वायरस को ऊपर भेज दो क्योंकि बहुत हल्के हैं, साइज में बहुत छोटे हैं, और सारे के सारे बैक्टीरिया को नीचे रख लो। इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सो दिस इज शेकिंग एंड दिस इज स्पिनिंग, दोनों में फर्क है। शेक करके सिर्फ अलग अलग किया और स्पिन करके क्या किया? दोनों का अलग कंपोनेंट ही बना लिया। यस, ये आपने देखा। अब मेरे भाई इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एक पूरा का पूरा कोरा पन्ना ले लो, एक पूरा का पूरा कोरा पन्ना ले लो और उसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो ऐसे। यस, यहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं पहली चीज। यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने यूज किया रेडियो एक्टिव P32 is used. P32 is used. करेक्ट, रेडियो एक्टिव P32 यहां पर यूज हुआ है। और दूसरी जगह पर क्या कर लिया हमने? दूसरी जगह पर, इन हेडिंग्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा, दूसरी जगह पर हमने क्या किया? दूसरी जगह पर हम लोगों ने रेडियो एक्टिव S35 को यूज किया है। S35 इज यूज्ड, ठीक है। तो यहां रेडियो एक्टिव P32 यूज हुआ है और यहां क्या हुआ? रेडियो एक्टिव S35 यूज हुआ है। अगर मेरे भाई आप खुद बताइए, अगर आप बैक्टीरियोफेज की शक्ल बना रहे हैं और इस केस में अगर P32 यूज हो रहा है तो आपका ये जो P32 है कहां जाएगा? डीएनए में या प्रोटीन में? लैंडस्केप ले लो भाई, ऐसा जैसी स्लाइड है वैसा ही ले लो। तो आपका ये जो P32 है कहां जाएगा? डीएनए में या प्रोटीन में? सर प्रोटीन में तो फास्फोरस होता ही नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट होता है डीएनए में, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का जो बना हुआ है डीएनए उसमें आपका फास्फोरस देखने को मिलेगा। सो ये फास्फोरस कहां गया? आपका डीएनए में गया, करेक्ट, डीएनए में गया। तो यहां पर आपका जो प्रोटीन था ये तो सेफ पड़ा हुआ है, ये जो कैप्सिड था इस बैक्टीरियोफेज का ये तो एकदम सेफ पड़ा हुआ है।
इसमें तो कुछ देखने को नहीं मिला रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी कहां गई मेरे बंधु, रेडियो एक्टिविटी कहां गई, रेडियो एक्टिविटी यहां गई, इस डीएनए में गई, मानते हो? रेडियो एक्टिविटी कहां गई, यहां गई, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। सो दिस इज रेडियो एक्टिव डीएनए, लिख सकते हो? यस गुरुजी लिख सकते हैं, दिस इज रेडियो एक्टिव डीएनए एंड दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन। यस गुरुजी इट इज नॉर्मल प्रोटीन, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। अब हमने यहां पर क्या करा है, तीनों के तीनों आपके यहां पर स्टेप्स कराए। सबसे पहला जो स्टेप है इसे हम कहते हैं अटैचमेंट यानी इन्फेक्शन यानी ए। दूसरा जो स्टेप है इसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग यानी बी। और तीसरा जो स्टेप है इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सी। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ये तो हमने कल भी देखा था। अब यहां मैं क्या बना लेता हूं, एक बैक्टीरिया बना लेता हूं। यहां मैं एक बैक्टीरिया बना लेता हूं, लेट्स से मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर का बैक्टीरिया बना लिया। ये हमारा बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हमने प्यार से क्या कह दिया, इस बैक्टीरिया को गुरुजी हमने प्यार से कह दिया ई कोलाई। क्या इस ई कोलाई में खुद का भी डीएनए है? बिल्कुल गुरुजी, ये जो ई कोलाई है ये एक बैक्टीरिया है, तो क्या इसमें खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा? बिल्कुल होगा। तो आप ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहां पर फिट कर सकते हो। ठीक है जी, करेक्ट। अब क्या हुआ, अब ये जो बैक्टीरिया था इस पे मैंने क्या कर दिया, इस बैक्टीरियोफेज का हमला करा दिया। यही हुआ है, बिल्कुल गुरुजी यही हुआ है। इस बैक्टीरियोफेज का हमने क्या करा दिया, यहां पर हमला करा दिया। इस बैक्टीरियोफेज का हमला करा दिया, ये आकर के इस बैक्टीरिया पे अटैच हो गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, जिसे हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट या इन्फेक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? आगे गुरुजी, अगर मेरे दोस्त यहां पर अटैचमेंट हो गई है, अटैचमेंट हो गई है, तो क्या ये जो आपका डीएनए है ये यहां अंदर चला जाएगा? अगर हम अटैचमेंट या इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये जब इन्फेक्ट करेगा इस बैक्टीरिया को, तो क्या जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल देगा? इन्फेक्शन तो जेनेटिक मटेरियल ही करता है, तो क्या आपका डीएनए यहां पर आ जाएगा? भाई इन्फेक्शन जो है वो तो डीएनए से ही होगा, जेनेटिक मटेरियल से ही होगा, प्रोटीन तो अंदर आता नहीं है। जब भी कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना प्रोटीन अंदर थोड़ी डालता है, सिर्फ डीएनए अंदर डालता है। डीएनए से प्रोटीन तो आप बना ही लोगे। अगर वायरस का डीएनए अंदर आ गया, तो हमने सेंट्रल डॉगमा में सीखा था कि डीएनए से आरएनए बना सकते हो, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हो। क्या प्रोटीन से आरएनए बना सकते हो? क्या प्रोटीन से डीएनए बना सकते हो? नहीं बना सकते। सो अगर आपको नए नए वायरस मॉलिक्यूल्स तैयार करने हैं, बेटर राजा वाली स्ट्रेटजी क्या है कि डीएनए अंदर डाल दो। तो इससे क्या होगा, नए नए प्रोटीन्स जो है खुद ही बन जाएंगे। वायरस का ये जो कोट है ये तो आप अंदर भी बना लोगे, तो नया वायरस अंदर ही तैयार हो जाएगा बैक्टीरिया के। तो जब इन्फेक्शन होता है तो मेरे भाई यहां पर डीएनए जो है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये हमने देखा, दिस इज अटैचमेंट या दिस इज इन्फेक्शन, ये हम लोग पहले से जानते हैं। दिस इज अटैचमेंट या दिस इज इन्फेक्शन, ये हम लोग पहले से जानते हैं। करेक्ट। अब हम लोगों ने क्या किया, अब लोगों ने ब्लेंडिंग कर दी, इसे हम कहते हैं एजिटेशन, या इसको पिछले स्लाइड में मैंने लिखाया था एजिटेशन को शेकिंग भी, है ना। शेकी शेकी कर देंगे हम यहां पर इसकी। अगर इसको शेक करेंगे तो मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी जान, खुद बता दो, अगर ये माल अंदर आ चुका है, डीएनए अगर पहले से अंदर आ चुका है, तो ये डीएनए अंदर ही रह जाएगा बैक्टीरिया के, बिल्कुल रह जाएगा। और ये जो आपका प्रोटीन है, ये जो आपका प्रोटीन है, क्या ये बाहर हो जाएगा? बिल्कुल बाहर हो जाएगा गुरुजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एजिटेट होने के बाद थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सॉरी यार, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये जो बैक्टीरियोफेज था, डीएनए तो अपना बैक्टीरिया में डाल ही चुका है, बचा हुआ जो खोखा है ये बाहर हो जाएगा, तो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। एजिटेशन करोगे, अगर इसको हिलाओगे तो ये अलग हो जाएगा, सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, करेक्ट, करेक्ट है, ये भी आपको समझ में आया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन अगर कर दोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन अगर कर दोगे मेरे बंधु, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब बना ली। इस टेस्ट ट्यूब में हमने सारा का सारा सामान डाला, और जब हमने सारा का सारा सामान टेस्ट ट्यूब में डाला तो हमें क्या देखने को मिला, क्या पता लगा हमको, अभी बताते हैं मित्र, आराम से सुनो। अगर ये सारा का सारा सामान हमने यहां पर डाला है, तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि ये जो ऑरेंज कलर का बैक्टीरिया था ये आपका नीचे वाले फ्रैक्शन में है, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा भारी होता है वायरस से, तो ये नीचे वाले फ्रैक्शन में।
और नीचे वाले फ्रैक्शन में ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, रेडियो एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए आपने यहां पर डाला था ये अलग से पकड़ में आता है। भैया रेडियो एक्टिव चीजें अलग से पकड़ में आती है ना, तो ये अलग से आपके पकड़ में आएगा। तो आप यहाँ पे रेड कलर भी कर सकते हो बीच बीच में। तो ये रेडियो एक्टिव है, यानी बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली, जबकि ये जो वायरस है इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। ये आपका प्रॉपर ग्रीन बनाया हमने जैसा वायरस का कलर था। यस, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर आप लिख सकते हो दिस इज प्रोटीन, जो कि नॉन रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है ना, प्रोटीन ऑफ वायरस, एंड दिस इज बैक्टीरिया विद रेडियो एक्टिविटी, विद रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीएनए, विद रेडियो एक्टिव डीएनए। मजा आ गया। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने सीखी, इतनी बातें हम लोगों ने सीखी। अभी इसका निष्कर्ष बाद में निकालेंगे, कंक्लूजन बाद में निकालेंगे। इतनी बातें हमने फिलहाल तक सीख ली हैं। अब हम लोगों ने यहां क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया। रेडियो एक्टिव सल्फर अगर यूज किया मेरे भाई, तो यहां पे कहानी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कहानी कैसे चेंज होगी, आराम से सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसे चेंज होगी कि रेडियो एक्टिव सल्फर कहां जाएगा, खुद बताइए। रेडियो एक्टिव सल्फर कहां जाएगा मेरे भाई, अगर सल्फर रेडियो एक्टिव है तो सल्फर बनाता है क्या, आपका प्रोटीन। सल्फर बनाता है आपका प्रोटीन, तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कैसा हो जाएगा, ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दिस विल बिकम रेडियो एक्टिव, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट गुरुजी, एक सेकेंड बस, आलस से बुरी बला है, इसको दोबारा ही बना लेंगे। ये आपका क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और इसके अंदर डीएनए जो है दैट विल बी सेफ, वो आपका रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा, ये आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही। ऑलराइट, ये आपने देखा। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि रेडियो एक्टिव है प्रोटीन, प्रोटीन इज रेडियो एक्टिव, इज रेडियो एक्टिव, एंड यहां जो है आपका डीएनए, ये जो डीएनए है इट इज सेफ, ये आपका नॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब हमने तीनों के तीनों स्टेप्स यहां पर भी कराए, तीनों के तीनों स्टेप हम लोग यहां पर भी कराएंगे। दैट इज एबीसी, अटैचमेंट, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। तीनों के तीनों स्टेप हमें यहां पर भी कराने हैं बारी बारी। तो हम लोग क्या करा लेते हैं, यहां पर तीनों स्टेप करा लेते हैं। सेम हमने बैक्टीरिया लिया, सेम हमने बैक्टीरिया लिया ई कोलाई, और इस ई कोलाई पे हमला करा दिया किसका, ये जो ई कोलाई है इसके ऊपर हमला करा दिया बैक्टीरियोफेज का। ये जो आपका T2 है इसका हम लोगों ने क्या करा दिया, हमला करा दिया। ठीक है, ये आपका क्या कर देगा, यहां पर हमला कर देगा इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ऊपर। राइट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, कोई टेंशन कोई परेशानी हमें यहां पर नहीं है। ठीक है, एकदम करेक्ट है। यहां पर इसने हमला कर दिया, अगर इसने हमला कर दिया तो क्या इसका डीएनए अंदर चला जाएगा। भाई इन्फेक्शन तो हमेशा डीएनए ही करता है, तो क्या इसका डीएनए अंदर चला जाएगा, इसका डीएनए अंदर चला जाएगा। भाई इसका डीएनए अंदर चला जाएगा, कुछ ऐसे कलर का हमें दिखाई देगा, बिकॉज इट इज नॉन रेडियो एक्टिव इन दिस केस। ये आपका नॉन रेडियो एक्टिव था, तो ये हमें देखने को मिला। ठीक है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में कई बार गड़बड़ हो जाती है दोस्त, कर लेंगे पर कुछ जुगाड़ लगा लगा के। हाँ ठीक है, तो डीएनए हमने अंदर डाल दिया। नाउ अब मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूं, अगर मैं ब्लेंडिंग करूंगा और इसने अपना डीएनए अंदर डाल दिया है और अब मैं ब्लेंडिंग करूंगा, हिलाऊंगा इसको, तो बैक्टीरिया और वायरस अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला, ये बैक्टीरिया ऐसा देखने को मिला, इसके अंदर डीएनए जा चुका है, और ये जो बैक्टीरियोफेज है इसकी बाकी की जो बॉडी है, बची खुची जो बॉडी है, ये आपकी बाहर रह गई, ये आपकी क्या रह गई, बाहर रह गई। करेक्ट, करेक्ट, ये हमें देखने को मिला। ऑलराइट, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने सेंट्रिफिकेशन कराई। सेंट्रिफिकेशन में आप सेम सी टेस्ट ट्यूब बना सकते हो, यहां पर सेम सी टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने बना ली। अब मेरे भाई आराम से देखना, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। ये जो आपका ऑरेंज कलर का बैक्टीरिया है, क्या इसमें रेडियो एक्टिविटी है इस बार? ये जो आपका ऑरेंज कलर का बैक्टीरिया है, क्या इसमें जरा से भी रेडियो एक्टिविटी है? नहीं सर, ये जो ऑरेंज कलर का बैक्टीरिया है इसमें जरा से भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए था ही नहीं, इस केस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। तो यहां पर अगर आप ऊपर की साइड बनाना चाहें ये वायरस, तो क्या ये वायरस जो है रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा।
इसको आप रेड बना लेंगे। रेड इज द डिपिक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं, आप यहां पर कह सकते हैं प्रोटीन इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव एंड दिस इज बैक्टीरिया with non-radioactive DNA, with non-radioactive DNA। आप सिर्फ इस चीज को नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, आपको अभी समझने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। अभी बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो सारी चीजें जो है आपके एकदम टिप्स पे आ जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। इत्मीनान से ड्रॉ करिए और इत्मीनान से सीखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। इतनी बातें अगर आपने ड्रॉ कर ली हैं साथ साथ, या थोड़ा बहुत अगर आप टाइम लेना चाहते हैं 30 40 50 सेकंड का टाइम ले लीजिए, उसके बाद डन बोल दीजिएगा इन द चैट सेक्शन। तो मैं आपको पूरी कहानी समझाना स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअल में यहां पे हर्षी एंड चेज साहब ने किया क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलमोस्ट हर साल यहां से सवाल आता है और बेहतरीन सवाल आता है। तो कौन सा सवाल आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक आधे सवाल का बेहतरीन रेफरेंस भी दूंगा, बहुत मजा आएगा। यस, पहले बस यहां पर इतनी बातें आपने जो देखी हैं इनको समझ लीजिए, है ना। डन, बहुत शानदार। थोड़ा और टाइम ले लीजिए, थोड़ा और टाइम ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा डिटेल में ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से आपको कई सारी चीजें पता लगती हैं। उन सारी चीजों को वन बाय वन हम लोग डिकोड कर रहे होंगे। यस, आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। एक एक पॉइंट को प्यार से समझेंगे, आराम से मेरी बात सुनना। मैंने आपसे कहा कि एक जो बैक्टीरियोफेज है इसके शरीर के दो भाग हैं। आप ये मान लीजिए कि इसके शरीर में एक है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डीएनए, और इसके शरीर में है प्रोटीन जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। अब डीएनए में एक ऐसी खास चीज है जो प्रोटीन में नहीं है, और प्रोटीन में ऐसी एक खास चीज है जो डीएनए में नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं जो हर्शी एंड चेज ने इस्तेमाल की अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? इन्होंने कहा कि डीएनए में होता है फास्फोरस जो कि प्रोटीन में नहीं होता, और प्रोटीन में होता है सल्फर जो कि डीएनए में नहीं होता। तो इन्होंने एक केस में क्या किया, दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज को इन्होंने पकड़ा। एक केस में इन्होंने डीएनए को रेडियो लेबल किया, यानी डीएनए में रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐड किया। डीएनए में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है सर? फास्फोरस। तो यहां दिया इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस यानी P32। ये जो प्रोटीन है इसमें क्या दिया गया भैया? इसमें होता है सल्फर, तो यहां दिया रेडियो एक्टिव सल्फर, यानी यहां दिया S35। तो प्रोटीन में गया S35 क्योंकि प्रोटीन में होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एंड डीएनए में दिया P32 क्योंकि यहां पे होता है आपका रेडियो एक्टिव फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड। इतना हमें जानने को मिला। तो हमने एक केस में क्या किया, हर्शी एंड चेज ने एक केस में क्या किया, डीएनए को रेडियो लेबल किया, लाल कलर से मैं शो कर रहा हूं, यानी यहां पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ है। प्रोटीन इज सेफ, प्रोटीन में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं इस्तेमाल किया गया, तो प्रोटीन इज नॉन रेडियो एक्टिव। और दूसरे केस में क्या किया, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया, पूरे के पूरे प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया, एंड डीएनए सेफ, डीएनए को नॉन रेडियो एक्टिव छोड़ दिया गया। ठीक है, अब आराम से सुनना मेरे दोस्त। पहले स्टेप में हमने क्या किया, अटैचमेंट या इन्फेक्शन करा दी। तो ये जो बैक्टीरियोफेज था इसको मैं बैक्टीरिया पे लेके आया, इसको बैक्टीरिया पे मैंने अटैक कराया, और बैक्टीरिया पे जब अटैक करेगा वायरस तो अपने डीएनए से अटैक करेगा, अपने डीएनए को जो है इंसर्ट कराएगा बैक्टीरिया में। क्योंकि अगर डीएनए भेज दिया है आपने बैक्टीरिया के अंदर, यानी आपने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट भेज दिया है जीवन का। आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन भेज दी। आपकी सारी इंफॉर्मेशन किस चीज में है? आपके एक सेल की सारी इंफॉर्मेशन किस चीज में है सर? डीएनए में है। डीएनए हमारा वो मॉलिक्यूल है जो जानता है कि हमें सेल में क्या क्या बनाना चाहिए, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा आरएनए बनेगा, कौन से एंजाइम्स बनेंगे। सारी इंफॉर्मेशन कौन होल्ड करता है? डीएनए होल्ड करता है। राजा मॉलिक्यूल है वो मेरे भाई। तो यहां पर राजा मॉलिक्यूल को जो है यहां पर अंदर भेज दिया गया है इस बैक्टीरिया के। करेक्ट। तो प्रोटीन बाहर रह गया, डीएनए अंदर चला गया। कैसे प्रूव करेंगे कि डीएनए अंदर चला गया? हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया पहले। तो हमने वायरस और बैक्टीरिया को अलग अलग करने के लिए इनको क्या किया, हिलाया एकदम, है ना। इन दोनों को जो क्या किया हमने, ब्लेंड कर दिया, हिला दिया, थोड़ा शेक कर दिया, तो बैक्टीरिया वायरस जो है अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब ये जो डीएनए था जिससे वायरस ने इन्फेक्ट किया था बैक्टीरिया को, ये तो अंदर ही रह गया बैक्टीरिया के, वायरस का खोखा बाहर रह गया। अब हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों अलग अलग तो हो गए, अब सेंट्रीफ्यूगेशन करा दी, यानी स्पिनिंग करा दी, इसकी स्पिनिंग करा दी हम लोगों ने। स्पिनिंग अगर आप कराओगे तो आपका भारी जो मसाला है वो नीचे आ जाएगा, और बैक्टीरिया आपको पता है कई गुना भारी है वायरस से, तो बैक्टीरिया नीचे आ गया और ऊपर रह गया आपका वायरस का खोखा जो कि बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं किया है। बैक्टीरिया के अंदर क्या था, वायरस का डीएनए था जो कि रेडियो एक्टिव था। तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी दिखनी चाहिए थी, नीचे वाले पार्ट में रेडियो एक्टिविटी दिखनी चाहिए थी, दिखनी चाहिए थी, दिखी भी।
इसका मतलब ये जो डीएनए है ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया, और एंटर कौन सी चीज करेगी, जो कि जेनेटिक मटेरियल होगी। भाई जब तुम मुसीबत में फंसोगे, पोकेमॉन सबने देखा है बचपन में, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं, उसकी एक स्कीम होती थी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको सबसे बेस्ट पोकेमॉन चुनना होता था। समझ लो आसपास आग लगी हुई है, तो आप क्या चुनोगे, एक ऐसा पोकेमॉन चुनोगे जो कि मुंह से पानी फेंकता है, जिससे आप उस आग को बुझा सको। समझ लो मेरे भाई आसपास पानी ही पानी है, तो आप उससे लड़ने के लिए उसका एंटी पोकेमॉन चुनोगे जो पानी से लड़ सकता हो, एक ऐसा जो हवा पैदा कर सकता हो। अलग अलग प्रकार के पोकेमॉन हुआ करते थे। तो यहां पर भी सेम चीज है, जब आपको सब कुछ अपना तैयार करवाना है किसी और ऑर्गेनिज्म से, तो आप सबसे बेस्ट मॉलिक्यूल क्या भेजोगे, डीएनए। मैं तुम्हें चुनता हूं तो डीएनए को ही चुनोगे ना मेरे भाई, यही तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो क्या मॉलिक्यूल डालेगा बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन के लिए, डीएनए डालेगा। तो ये डीएनए जो है रेडियो एक्टिव था, और ये रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा है, तभी बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी दिखी है। प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव था ही नहीं। तो अगर बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हुआ है यहां पर, तो किसकी वजह से हुआ है, डीएनए की वजह से हुआ है। यानी डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया, और डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया, इसका मतलब यही जेनेटिक मटेरियल है। तो हम क्या कह देते हैं, यही जेनेटिक मटेरियल है। देयरफॉर डीएनए एंटर्स बैक्टीरिया, देयरफॉर इट इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि एंटर किया। दूसरे केस में देखो, हमें यह तो बताना ही है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हमें यह भी प्रूव करना है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहां जब हमने प्रोटीन को रेडियो लेबल किया, हमने जब रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस को बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट कराया, तो इसने क्या किया, अपना डीएनए डाल दिया यहां पर बैक्टीरिया के अंदर, खोखा बाहर रह गया। ठीक है, जब इस खोखे को और इस बैक्टीरिया को हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूज कराया, स्पिन कराया, तो हमें पता लगा मेरे बंधु यहां पर कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इस ट्यूब को देखते हैं तो नीचे की साइड बैक्टीरिया था, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। यानी ये जो डीएनए था इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, है ना। और ऊपर की साइड जो खोखा है, जो बैक्टीरिया में नहीं गया, इसमें रेडियो एक्टिविटी थी। यानी जिस चीज में हमने इस बार रेडियो एक्टिविटी डाली थी, ये तो बैक्टीरिया में जाता ही नहीं है, ये तो बैक्टीरिया से अलग पड़ा हुआ है ऊपर की साइड। यानी प्रोटीन डू नॉट एंटर इनटू बैक्टीरिया, ये बात भी प्रूफ हो गई। अदरवाइज अगर प्रोटीन बैक्टीरिया में जा रहा होता तो बैक्टीरिया यहां भी रेडियो एक्टिव मिलता, तो आप कह सकते हैं प्रोटीन डू नॉट एंटर बैक्टीरिया, प्रोटीन डू नॉट एंटर बैक्टीरिया, देयरफॉर इट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात भी प्रूफ हो गई क्योंकि इसे हमने बैक्टीरिया के अंदर भेजा। और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये बात भी प्रूफ हो गई क्योंकि हमने यहां पर बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन को जाते हुए नहीं देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में कहीं भी किसी प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अल्टीमेटली हमने यहां पर एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे दिया। हमने यह भी प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हमने यह भी प्रूफ किया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में हमने कहीं पर भी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया है, ना हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नाम के प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। यह एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ था, यह एकदम भारी सबूत था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बता दो मेरे भाई। यस, अब डीएनए जो है इसकी मार्केट में अलग चौड़ हो गई। डीएनए जो है राजा मॉलिक्यूल घोषित हो गया कि यही जेनेटिक मटेरियल है, यही आगे चल के सेंट्रल डॉगमा से प्रोटीन बना सकता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। यस, तो डीएनए ने प्रोटीन को कहा, जितना तेरा नाम है लाला उतना तो मेरा बदनाम है, डीएनए ही कह दे। तो डीएनए जो है इसका दबदबा पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समाज में जो है फैल गया, है ना। फैलना भी चाहिए, डीएनए खतरनाक मॉलिक्यूल है भाई। हमारे सेल में कुछ भी हो रहा है वो डीएनए की वजह से ही हो रहा है। सोच के देखो, अगर हमारे जाइगोट में डीएनए जरा सा खराब आ जाए तो उसी डीएनए से रेप्लिकेट होकर आपकी पूरी बॉडी के सेल्स बने हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का कबाड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये डीएनए नाम का मॉलिक्यूल ही डिसाइड कर रहा है कि आप जीवन में क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या नहीं कर पाएंगे। यस, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ये सब आप डिसाइड करते हैं डीएनए के माध्यम से। इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। ये हम लोगों ने सीख लिया। इतनी बात चमकी, बता दो ना एक बार, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके और हमारे नए टॉपिक को छेड़ सकें, उसके साथ छेड़खानी कर सकें, है ना। आ जाओ, एनसीईआरटी पढ़ लें, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स चेक कि हम लोगों ने क्या सीख लिया है। कल हम लोगों ने जितनी बातें कर ली थी वो भी दोबारा कर लेते हैं एक बार। अनइक्विवोकल प्रूफ यानी एकदम तोड़ू फोड़ू सबूत जिसके आगे कोई बोल ही ना पाए, दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये किन्होंने दिया? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल फाइनली किन्होंने साबित कर दिया? हर्शी एंड चेज ने 1952 में। इसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, डीएनए प्रोटीन की जंग ही इन्होंने खत्म कर दी। इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे रिसर्च की थी, कौन सा था? T2 बैक्टीरियोफेज, और इन्होंने इन्फेक्ट कराया इस बैक्टीरिया को जिसका नाम था इकोलाई। तो बैक्टीरियोफेज अटैच हो जाता है, सबसे पहले इन्फेक्ट कर देता है बैक्टीरिया को विद इट्स जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए डाल देता है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरियल सेल में डीएनए एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दो प्रकार के वायरसेस तैयार किए। पहले वायरसेस वो थे जिनको रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया गया, P32 दिया गया, और कुछ ऐसे थे जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर दिया गया। अब जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले थे, ये सल्फर कहां जाके बैठेगा? इनके प्रोटीन में। और जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले थे, ये फास्फोरस वाले कहां जाकर बैठेंगे? इनके डीएनए में। ये बात हमको चमकी। यहां पर अगर आप वायरल कोड्स को देखें तो वायरल कोड्स जो थे बैक्टीरिया के ऊपर से हटा दिए गए थे बाय एजिटेशन या बाय शेकिंग या बाय ब्लेंडिंग, कि बैक्टीरिया पे वायरस ने अटैक किया और वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल दिया। उसके बाद जब इंफेक्शन हो चुका है तो हम इन दोनों को हिला के अलग कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग कहते हैं। और फिर इनको सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोगों ने डाला, तो सेंट्रीफ्यूज करा के या स्पिन करा के हमने बैक्टीरिया और वायरस को अलग अलग कर दिया। वायरस हल्का है तो ऊपर रह जाएगा, बैक्टीरिया भारी है तो नीचे रह जाएगा। तो डीएनए जो है ऐसा मटेरियल था जो कि वायरस से पास होता है और बैक्टीरिया में घुसता है। तो डीएनए बैक्टीरिया में घुस गया था, जबकि प्रोटीन जो है ये बैक्टीरिया में नहीं घुस पा रहा था। इस चीज को हम लोगों ने प्रूव किया विद हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देयरफॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहां पर देखिए, यहां पर रेडियो एक्टिव है आपका लाल कलर का प्रोटीन, तो सबसे पहले अटैचमेंट कराई तो मेरे भाई डीएनए जो है अंदर चला गया, इस बैक्टीरिया के डीएनए अंदर चला गया। फिर ब्लेंडिंग कराई तो ये बाहर के प्रोटीन हट गए, डीएनए अंदर ही रह गया बैक्टीरिया के। एंड उसके बाद जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में थी और ये बैक्टीरिया के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसी चीज जो कि रेडियो एक्टिव थी वो बैक्टीरिया में घुसी ही नहीं, प्रोटीन बैक्टीरिया में घुसा ही नहीं, और प्रोटीन बैक्टीरिया में घुसा ही नहीं, इसका मतलब प्रोटीन इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी इट इज नॉट द जेनेटिक मटीरियल। लेकिन जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव रखा, यहां पर इसमें हमने क्या किया? P32 डाला, तो मेरे भाई यहां पर ये जो आपका लाल कलर का डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर चला गया। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराई तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली, प्रोटीन जो है या वायरस जो है इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। यानी ऐसी चीज जो इस बार रेडियो एक्टिव थी ये बैक्टीरिया के अंदर जाती है, डीएनए रेडियो एक्टिव था जो कि बैक्टीरिया के अंदर जाता है, यानी इट इज द जेनेटिक मटीरियल। ये बात हमने यहां पर प्रूव कर दी। करेक्ट। तो यहां पर हर्शी एंड चेज ने अनइक्विवोकली रिजॉल्व कर दी थी ये प्रॉब्लम कि डीएनए और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल कौन है। इस पूरे के पूरे झगड़े को ही, इस पूरे के पूरे रगड़े को ही इन्होंने खत्म कर दिया था। यस, इतनी बातें सबको समझ में आई? एक बार बता दीजिए। सॉरी, इतनी बातें सबको समझ में आई? अब दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन सेंस एनसीईआरटी में दिए हैं तो पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि आपके लिए सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में, आप ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जानते होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए वर्सेस आरएनए। अगर डीएनए वर्सेस आरएनए की बात करें मेरे भाई, तो डीएनए ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है या आरएनए? एक बार बताइए सर। डीएनए देखने को मिलता है, आपने लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था। तो डीएनए जो है इट इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। It is genetic material in most organisms. करेक्ट, एकदम करेक्ट है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज मोर स्टेबल, इन नेचर। जबकि अगर आप बात करें आरएनए की, तो आरएनए जो है इट इज जेनेटिक मटेरियल in only a few viruses. It is genetic material in only a few viruses. Like कुछ वायरसेस के नाम जो आप लिखना चाहें वो आप बता सकते हैं चैट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ नाम खुद से और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो।
कोरोना वायरस की भी अगर आप बात करें तो वहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर आप बात करें एचआईवी की यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की, तो वहां पर भी आपका ये एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो टोबैको मोज़ाइक वायरस भी आप जानते हैं। उसके अलावा क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, कुछ एक्सेप्शनल बैक्टीरियोफेजेस हैं जहां आपको आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जहां आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल जाता है आपको, और इसकी स्टेबिलिटी डीएनए के कंपैरिजन में काफी कम होती है, तो लेस स्टेबिलिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, लेस स्टेबिलिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अगर आप लेस स्टेबिलिटी या मोर स्टेबिलिटी के रीजन देखना चाहें तो क्या हम रीजन यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद ही खुद? क्या हम रीजन यहां पर खुद ही खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं 2-3 रीजन बता दो मेरे भाई कि डीएनए जो है व्हाई इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, इसको क्यों ऑप्ट किया जाता है? आए कुछ ज्यादा ही ऊपर खिसक गया भाई। इसको क्यों ऑप्ट किया जाता है एंड व्हाई आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स? तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। पहला रीजन क्या होगा? अगर मैं डीएनए और आरएनए का सिर्फ नाम ही देख लूं तो डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो यहां पर क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट है। और डीऑक्सीराइबो यानी डिलीट हो चुका है ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आप यहां पर 2' OH जो है ये गायब कर देते हैं, है ना? 2' ऑक्सीजन जो है टेक्निकली ये गायब कर देते हैं, तो आप कह सकते हैं 1 ऑक्सीजन इज लेस, 1 ऑक्सीजन इज लेस देन आरएनए। आरएनए से 1 ऑक्सीजन लेस होता है यहां पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें तो डीएनए में आपको पता है नाइट्रोजनस बेस थे एटीजीसी, और आरएनए में आपको पता है क्या थे? एयूजीसी थे। तो यहां पर टी जो है यह यू से ज्यादा स्टेबल आपको देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हैं थाइमीन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल, मोर स्टेबल देन यूरेसिल। क्योंकि थाइमीन जो है इसमें क्या था? आपका एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप था। थाइमीन को हम लोग क्या कह रहे थे? 5 मिथाइल यूरेसिल, 5th पोजीशन पे यहां पे क्या था? एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप था जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, तो एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप यहां पर अवेलेबल है, अवेलेबल है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात भी हमको समझ में आ गई। यहां पर भी आप ये दोनों की दोनों चीजें लिख सकते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं कम स्टेबल है क्योंकि यहां पर आपका क्या है? राइबोज शुगर इज प्रेजेंट, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। और यहां पर दूसरी चीज जो है ये क्या हो जाएगी कि यूरेसिल इज प्रेजेंट, और यूरेसिल आपका लेस स्टेबल है, तो ये भी आपको रीजन देखने को मिला। तीसरी चीज क्या हो सकती है अगर आप थोड़ा डीप लेवल पे सोचें तो तीसरा रीजन क्या हो सकता है अगर आप बताना चाहें तो? सर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि डीएनए यूजुअली ज्यादातर केस में डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए ज्यादातर केस में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, समझ लीजिए आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है? पहले स्ट्रैंड में लिखा हुआ है ए टी जी सी, ए टी टी सी सी ए जी, ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये आपका 5' to 3'। तो दूसरा स्ट्रैंड हो जाएगा उल्टा 5' to 3'। करेक्ट, करेक्ट। अब देखो मेरे भाई यहां क्या आना चाहिए? ए के सामने गुरुजी टी आना चाहिए, टी के सामने ए आना चाहिए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने टी के सामने ए, टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, समझ लो यहां जी आ गया और जी के सामने सी आ गया। अब ये क्या है? गलती है। अब यहां पर इस गलती के लिए तो राणा जी भी माफ नहीं करेंगे भाई, हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, लेकिन ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ए के सामने जो है क्या आता है? ए के सामने टी आता है, यहां पर आपने जी रख दिया है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि यहां जी नहीं आना चाहिए? यहां पर आपको टी ला करके लगा देना चाहिए। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड अगर है तो मैं इस स्ट्रैंड को देखकर ही वैलिडेट कर लूंगा ना भाई। मेरे पास अगर 2 स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड मेरे को अगर पता है तो दूसरा तो मैं खुद तैयार कर लूंगा। अगर मेरे पास एक ही स्ट्रैंड होता, उसमें गलती हो गई, तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मुझे बताने वाला कोई नहीं है कि मुझसे गलती हुई है। अगर समझ लो एक ही स्ट्रैंड होता, अब इसमें ए टी सी जी की जगह में ए टी टी जी बोल दूं तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा।
मेरे को पता कैसे लगेगा कि मुझसे गलती हो गई है? मुझे कोई सामने आईना दिखाने वाला है ही नहीं। लेकिन यहां पर इस स्टैंड में क्या गलती हुई है ये आप ऊपर वाले स्टैंड को देख के बता सकते हो ना। अगर ये अकेला स्टैंड होता नीचे वाला TACG TAAGGC, ठीक है, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है? किसी को पता ही नहीं है सही है गलत। लेकिन जब ऊपर वाला स्टैंड मेरे पास है तो ऊपर वाले स्टैंड को देख के बता सकता हूं यार ये सामने टी आना चाहिए, यानी ये जी जो है गलती से लग गया, यहां मुझे टी लगाना चाहिए, तो मुझे कमी पता भी लगेगी और मैं उसको सुधार भी दूंगा। तो क्या यहां पर रिपेयर भी इजी है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या रिपेयर भी इजी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग थिंग। आरएनए यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस जो है उनमें आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। तो वहां पे कोई गलती हो गई तो हो गई, इसीलिए तो वायरसेस इतनी तेजी से म्यूटेशन करती हैं, क्योंकि गलती हो गई तो कोई समझाने वाला है ही नहीं। यस, तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं? यहां पे रिपेयर इज इजी। यहां पे क्या कह सकते हैं आप? रिपेयर इज इजी, है ना। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड, ऑलवेज नहीं कह रहा मैं कि सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा हमेशा, मैं कह रहा हूं आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड, देयरफॉर म्यूटेशन इज वेरी वेरी हाई। म्यूटेशन बहुत तगड़ी होती है, इसमें बहुत ज्यादा हाई होती है। देयरफॉर स्टेबिलिटी कम, चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या है आपकी? कम है। देयरफॉर स्टेबिलिटी आपकी क्या हो गई? कम हो गई। ये कुछ आपके डिफरेंसेस थे बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये आपके डिफरेंसेस थे बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, ये हमने देखा। करेक्ट यार। 2 बजे की क्लास कैसे लगी थी मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने कहा ही नहीं 2 बजे की क्लास का, शायद कुछ ग्लिच हो गया था, टेक्निकल ग्लिच हो गया था। ऑनेस्टली मैंने 2 बजे की क्लास का मेरे को भी खुद ही पता लगा, क्योंकि मैं स्टूडियो में जब आया 12:45 बजे, मैं आधे घंटे पहले स्टूडियो में आके थोड़ा सा बढ़िया सेटल हो जाता हूं आराम से, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो किताब वगैरह कोई प्रूफ रीड अगर करनी होती है तो मैं कर लेता हूं, अपना वो काम निपटाता हूं मैं। तो मैंने भी देखा था कि 2 बजे की क्लास लगी है, फिर मैंने टीम को बोला, फिर वो करेक्ट हुई। तो मैंने कुछ नहीं कराया भाई, है ना, ऑनेस्टली। अगर मैं कराता तो मैं जिम्मा उठा लेता इस बात का कि हाँ मेरी गलती है, और टीम की भी गलती नहीं है। कई बार वो टेक्निकल ग्लिच होता है, कई बार इतनी बड़ी ऐप है यार, छोटी मोटी चीजें कई बार हो जाती है। यस, तो वो ऐसा इंटेंशनली नहीं हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, है ना। आ जाइए, और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो इसमें ज्यादा स्टैकिंग होगी। एक डबल स्टैंडर्ड चीज है तो ये ऐसे स्टैकिंग हुई, बेस पेयर के ऊपर बेस पेयर, 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 ऐसे। तो यहां इन दोनों के बीच में स्टैकिंग, 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 इन दोनों के बीच में स्टैकिंग। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में सिर्फ इन दोनों के बीच में, 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 सिर्फ इन दोनों के बीच में। यहां आपके 2 स्ट्रैंड है तो दोनों स्ट्रैंड पे स्टैकिंग हो रही है ना, दोनों स्ट्रैंड पे चिपक रहे हैं। यस, ऐसे देखो, ये है आपका डीएनए, ये हरा वाला भी स्टैक है, ये हरा वाला भी, ये हरा वाला भी, ये हरा वाला भी, ये हरा वाला भी, लीलू 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 लीलू, ये भी आपके स्टैक्ड है। लेकिन यहां पर अगर आप आरएनए को देखें तो आरएनए में सिर्फ लीलू 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 स्क्रैट, ये है आपके स्टैक्ड, हरू हरू है ही नहीं यहां पे, राइट। तो जब मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करता हूं तो स्टैकिंग डबल हो जाती है। इन दोनों पे ये दोनों जुड़ेंगे, इन दोनों पे ये दोनों जुड़ेंगे, इन दोनों पे ये दोनों जुड़ेंगे, चिपकन ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए में इस सिंगल पे ये सिंगल जुड़ेगा, सिंगल पे सिंगल जुड़ेगा, सिंगल पे सिंगल जुड़ेगा, यानी डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से चिपकन ज्यादा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टैकिंग इज मोर। आप क्या लिख सकते हैं? स्टैकिंग इज मोर, करेक्ट। और यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? स्टैकिंग इज लेस, करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, इसमें हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। ये हमारे कुछ डिफरेंस थे, और भी डिफरेंसेस आप लिख सकते हो, लेकिन इतने डिफरेंसेस से हो जाएगा काम आपका, इससे बाहर डिफरेंसेस कोई पूछे जाएंगे नहीं, ठीक है। अब नोट बना के एक बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट बना के एक बात लिखना चाहो तो लिख सकते हो। भाई हमने क्या किया था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने जाना कि ग्रिफिथ साहब ने चूहे में
हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी डाले थे एक बार, कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि वायरुलेंट हैं, जो कि न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं, उनको ग्रिफिथ साहब ने हीट किल्ड कर दिया। लेकिन उनको गर्म करने के बाद भी, हीट किल करने के बाद भी, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तो डीएनए दोबारा से एक्टिव हो गया। वो डीएनए किसी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला गया और उस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। यानी डीएनए को जब आप हीट भी करते हो तो भी ये वापस अपने दोनों स्ट्रैंड को जोड़ लेता है। इसका मतलब इसमें स्टेबिलिटी ताबड़तोड़ है। यस, बिल्कुल सर। तो आप क्या कह सकते हैं, इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, in Griffith's experiment, in Griffith's experiment, heat killed S strain bacteria also had an active DNA that transformed R strain bacteria, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन करा दी, that transformed R strain bacteria। गर्मा गर्म तवे पे सेकने के बाद भी डीएनए वैसा का वैसा ही हो जाता है अगर, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है। तो आपका डीएनए जो है ये क्या हुआ, बहुत स्टेबल हुआ। अत्यंत ज्यादा भयंकर स्टेबिलिटी का मालिक श्री श्री डीएनए, इसकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये जो है गर्म आग में भी तपा नहीं, चमत्कार दिखा दिया इसने हमें। यस, तो इसीलिए डीएनए जो है इसको स्टेबिलिटी का प्रतीक माना जाता है ना? राइट, एकदम सही है गुरुजी। इतनी बात समझ में आई? यस, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ शर्तें पढ़ेंगे। शर्तें मतलब अगर डीएनए को या आरएनए को या किसी भी दुनिया के मॉलिक्यूल को अपने आप को जेनेटिक मटेरियल बुलवाना है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खासियतें, कुछ खास बातें होनी चाहिए। ऐसे कोई मुंह उठा के नहीं बोल सकता कि मैं जेनेटिक मटेरियल हूं। जेनेटिक मटेरियल कहलवाने के लिए अपने आप को कुछ मिनिमम कट ऑफ है। वो कट ऑफ क्या है ये हमें सीखना है, ठीक है? तो ये कट ऑफ जो है इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक खाली स्लाइड ले लेते हैं और यहां पर मैं आपको हेडिंग लिखवा देता हूं, क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। क्राइटेरिया टू बी जेनेटिक मटेरियल। अगर कोई अपने जीवन में मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होना चाहता है तो उसको इन 4 क्राइटेरियाज पे खरा उतरना पड़ेगा। ये 4 क्राइटेरिया क्या है, आराम से सुनिएगा, ठीक है? एक एक करके चारों क्राइटेरिया को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्राइटेरियाज टू बी अ जेनेटिक मटेरियल, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। करेक्ट। पहला जो क्राइटेरिया है ये क्या है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, यानी ये जो मॉलिक्यूल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल बनना चाहता है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए, अपनी कॉपी बना पाए। रेप्लिकेट कर पाए यानी रेप्लिका यानी कॉपी बना पाए, कॉपीइंग कर पाए। करेक्ट, कॉपीइंग कर पाए। तो क्या डीएनए अपने आप की कॉपी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है गुरुजी। क्या आरएनए अपने आप की कॉपी बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है गुरुजी। क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों के दोनों लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी फॉलो करते हैं, तो दोनों के दोनों ही अपनी कॉपी बना सकते हैं। प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकता। तो आप लिख सकते हैं यहां पर डीएनए and RNA can, but protein cannot. But protein cannot. डीएनए और आरएनए ये काम कर सकते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं कर सकता, इसलिए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की रेस से पहले ही बाहर हो जाता है। पहली ही स्टेज पे एक दावेदार बाहर निकल चुका है जिसका नाम है प्रोटीन। अगर आप दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये हो जाएगी, इट शुड बी chemically and structurally stable। यानी डीएनए और आरएनए जो है अब लड़ाई में इकलौते बचे हुए हैं, इनका
स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना जरूरी है, तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे बंधु, इसमें तो लड़ाई है ही नहीं, कि डीएनए जो है आपका कई गुना ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि आरएनए जो है स्टेबिलिटी में बहुत पीछे है। इसमें आपका राइबोज शुगर है एज वेल एज ये स्ट्रक्चरली यूरेसिल होने की वजह से भी स्टेबल नहीं रह पाता, इसीलिए डीएनए यहां पर भारी मतों से, भारी भरकम सपोर्ट से जीत जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, it should be able to show slow changes मेरे भाई, सिर्फ चेंजेस नहीं, स्लो चेंजेस। पता लगा सोए इंसान उठे घोड़े, ऐसा नहीं, स्लो चेंजेस जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं। अगली जनरेशन को तोहफे में कुछ चेंजेस भी हम लोग दे पाए, म्यूटेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये स्लो चेंजेस जो है किसमें होते हैं, डीएनए में होते हैं, आरएनए में फास्ट चेंजेस होते हैं। तो स्लो चेंजेस किसमें होते हैं, स्लो चेंजेस इन डीएनए, फास्ट म्यूटेशन इन आरएनए, फास्ट म्यूटेशन इन आरएनए। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरु जी, ये बात भी हमको समझ में आ गई, यहां भी डीएनए जीत जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आती, आराम से सोचेगा और प्यार से स्टेटमेंट को खुद देखने की कोशिश करेगा एक बार, उसके बाद मैं इलैबोरेट करूंगा। इट शुड बी एबल, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, it should be able to express itself in form of Mendelian characters, Mendelian characters। अर्थात मेंडल साहब ने जिन कैरेक्टर्स का जिक्र किया था उस हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अगर एक डीएनए को या आरएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो उसे फाइनली क्या बनाना पड़ेगा गुरुजी, उसको बनाना पड़ेगा प्रोटीन। यानी अगर इसी बात को मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूं, इट शुड मेक प्रोटीन्स, ऐसी बात कही गई है कि अल्टीमेटली ये प्रोटीन बना ले, क्योंकि प्रोटीन ही कौन है, हमारे सेल के डार्क हॉर्सेस हैं, हमारे सेल के घोड़े हैं, मेन काम यही करते हैं। तो अगर आप डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है उसका पाथ थोड़ा सा बड़ा है प्रोटीन बनाने का, लेकिन बना लेता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनाता है एंड आरएनए से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। जबकि आपका आरएनए जो है मेरे बंधु, ये सीधा सीधा ही क्या बना लेगा, ये सीधा सीधा ही आपका प्रोटीन बना लेगा, ये सीधा सीधा ही प्रोटीन बना लेगा। तो इसका पाथ छोटा है। कोई पूछे पाथ किसका छोटा है, जल्दी कौन प्रोटीन बना पाएगा, भैया आरएनए, क्योंकि आरएनए सीधा सीधा आपका प्रोटीन बनाएगा, जबकि डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा फिर प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो आरएनए वर्क्स एज अ ब्रिज, आरएनए एक ब्रिज की तरह काम करता है। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए हैव टू मेक आरएनए एंड देन इट विल बी मेकिंग प्रोटीन। तो मेरे भाई पाथ जो है छोटा है आरएनए का, लेकिन हमसे बस इतना बोला गया है कि दोनों प्रोटीन बनाते हो तो प्रोटीन दोनों ही बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमसे यह नहीं पूछा गया कि जल्दी बनाना है, लेट बनाना है, क्या करना है, हमसे सिर्फ यह पूछा गया कि प्रोटीन बना सकता है या नहीं। डीएनए भी बना सकता है, आरएनए भी बना सकता है, तो ये पॉइंट दोनों को जाएगा। दोनों के दोनों अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दोनों के दोनों प्रोटीन बना सकते हैं, ये नंबर दोनों को गया। स्लो चेंजेस होने चाहिए, डीएनए ज्यादा स्लो चेंजेस दिखाता है, आरएनए बहुत तेज तेज म्यूटेट करता है, तो हमारे काम का नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी कम है, तो ये पॉइंट डीएनए को गया, डीएनए जीत गया। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, डीएनए की बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आरएनए से, तो ये पॉइंट भी डीएनए जीत गया। और रेप्लिकेशन दोनों ही करा सकते हैं, तो ये पॉइंट आपका किसको मिला, डीएनए आरएनए दोनों को मिला। तो पहला पॉइंट दोनों को मिला, चौथा पॉइंट दोनों को मिला, और ये दोनों पॉइंट डीएनए को मिले, तो विजेता कौन हो गया, विजेता हो गया डीएनए। एंड दैट्स व्हाई डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड। ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि इन चारों के चारों क्राइटेरिया पे बेहतर मार्जिन से खरा उतरता है। और इसीलिए जब दुनिया में पहला जेनेटिक मटेरियल आया तो वो कौन था सर, पहला जेनेटिक मटेरियल जब इस दुनिया में आया तो वो आरएनए था।
आरएनए ने बहुत फास्ट म्यूटेशन करी, बहुत तेजी से म्यूटेशन करी, हमको इवॉल्व कराने में बहुत हेल्प करी। लेकिन जब हम लोग इवॉल्व हो गए थे उस टाइम पे हमें स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ी। अब हम अपने आप को बहुत तेजी से नहीं बदलना चाहते, एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑप्ट किया। यूरेसिल को हमने थाइमिन में कन्वर्ट किया, जरा सा म्यूटेट करके, एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगा के, एंड राइबोज शुगर को हमने डीऑक्सी राइबोज शुगर में कन्वर्ट किया, एक ऑक्सीजन को 2 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर से हटा के, तब जाके हमारा आरएनए डीएनए में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद हम लोग स्टेबिलिटी से आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे म्यूटेट करने लगे। तो डीएनए यहां पर विनर हो जाता है, ये हम लोग जान चुके हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट बातें थी। इन्हीं बातों को आप चाहें तो टेबल में भी नोट कर सकते हैं। ये हमारा टेबल है भैया। अगर आप देखें तो रेप्लिकेशन कौन कर सकता है? डीएनए भी और आरएनए भी। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो डीएनए क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन कर सकता है, यस। आरएनए क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन कर सकता है, यस। दोनों को एक एक नंबर मिल गया। स्टेबिलिटी, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, यस, मोर स्टेबल है। आरएनए आपका कम स्टेबल है, यस, लेस स्टेबल है। यहां पे स्लो म्यूटेशन, यस। यहां पे नो, बिकॉज ये दिखाता है क्या? फास्ट चेंजेस, फास्ट म्यूटेशन। हम स्लो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, ये फास्ट म्यूटेशन दिखाता है। तो ये बात भी आपकी क्या हो गई? अलग हो गई। एंड यहां पर अगर आप देखें, एक्सप्रेस करना है अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्मेट में, तो डीएनए क्या करता है? डीएनए पहले आरएनए बनाता है, और आरएनए बनाने के बाद क्या करता है? ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट है मेरे बंधु, बात समझ में आई? आ गई गुरुजी। जबकि आरएनए क्या करता है? आरएनए सीधा सीधा ही प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात भी गुरुजी हमको समझ में आ जाती है, इसमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है हमें। तो यहां पर हम एक एरो लगा देते हैं कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, जबकि यहां पर आरएनए से सीधा प्रोटीन बन गया। लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि प्रोटीन बना सकते हैं या नहीं? दोनों बना सकते हैं, यस। स्लो म्यूटेशन कौन ज्यादा दिखा सकता है? डीएनए, तो बेटर है। स्टेबल ज्यादा कौन है? डीएनए, तो बेटर है। और रेप्लिकेशन दोनों कर सकते हैं, तो पहला और चौथा पॉइंट दोनों को चला जाता है। दूसरे और तीसरे पॉइंट में डीएनए जीत जाता है। तो डीएनए इज द अल्टीमेट जेनेटिक मटीरियल, यस। ये बात हमको समझ में आ जाती है। इतनी बातें बता दो ना, सबको समझ में आ गई है तो इतनी बातें बता दीजिए, अगर सभी लोगों को, भाई बंधुओं को समझ में आ गई है तो। फिर मैं आपका एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, एंड उसके बाद हम लोग एक छोटे से टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है आरएनए वर्ल्ड, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, बट स्टिल अपने एंड से हम लोग एक बार इसको देख लेंगे। यस, यहां तक की बातें बताइए। करेक्ट, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए लेट्स चेक एनसीईआरटी और फिर वापस आते हैं। एनसीईआरटी पढ़ के वापस आते हैं। देखिए, आरएनए जो है इज जेनेटिक मटेरियल इन अ फ्यू वायरसेस। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोसैक वायरस हो गया, जिसको हमने टीएमवी बोला। क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, जिसको हम लोगों ने क्यूबी बैक्टीरियोफेज ही बोला। उसके बाद हम लोगों ने एचआईवी भी देखा, कोरोना वायरस भी देखा। ऑलराइट, 4 ऐसी कंडीशन है जो होनी ही होनी चाहिए अगर आपको जेनेटिक मटेरियल बनना है बड़ा होकर के जीवन में। तो हम अपनी रेप्लिका बना सकें, यानी कॉपी बना सकें, हम अपनी रेप्लिका या कॉपी बना सकें। दूसरा, हम लोग स्टेबल हो स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, ठीक है। स्लो चेंजेस हमारे अंदर हो जिससे कि हम म्यूटेशन करा पाए, और ये म्यूटेशन जो है दे आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन भी हो पाए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी प्रोटीन बना पाए। तो डीएनए आरएनए दोनों प्रोटीन बना सकते हैं, डीएनए आरएनए दोनों रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये बात हो जाएगी। स्टेबल ज्यादा डीएनए है और स्लो चेंजेस भी बढ़िया डीएनए ही करा पाता है। दैट्स व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट दोनों को चला गया। दूसरे और तीसरे पॉइंट में कौन जीता? आपका डीएनए जीता। अब डीएनए जो है इट इज स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। क्या ऐसा है कि बचपन में आपका डीएनए अलग था, अब चेंज हो गया है, बुढ़ापे में चेंज हो जाएगा? नहीं, जैसा डीएनए था वैसा ही रहेगा। तो स्टेबल डीएनए है, लाइफ की किसी स्टेज पे चेंज नहीं होता, एज के साथ चेंज नहीं होता, है ना। और विद चेंज इन फिजियोलॉजी, की बुखार चढ़ा तो भैया डीएनए ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा डीएनए काफी स्टेबल है। तो 2 प्राइम OH जो है ये ग्रुप देखने को मिलता है आपको आरएनए में, लेकिन इसकी जगह जो कि आरएनए को क्या बनाता है? लेस स्टेबल बनाता है, डिग्रेडेबल बनाता है। ये जो ऑक्सीजन है उसको एक्टिव बनाता है। तो आरएनए की बैंड बजाई जा सकती है बहुत आसानी से, लेकिन डीएनए जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। देयरफॉर इट इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मोर स्टेबल। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन भी डीएनए में देखने को मिलती है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। तो ये भी आपकी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है डीएनए को। एंड आपका आरएनए जो है इट म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। तो ये जो है आपका जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, जबकि डीएनए उतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। एंड
आरएनए जो है डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी ये सीधा सीधा प्रोटीन बना लेता है, एक ही स्टेप में सारी की सारी चीजें बन जाती हैं। यस, एक ही स्टेप में सारी की सारी चीजें बन जाती हैं। तो जो आपका आरएनए है बिना किसी देरी के ही खुद ब खुद सीधा सीधा प्रोटीन बना देता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, जबकि डीएनए जो है इसे पहले क्या है आरएनए बनाना पड़ता है और उसके बाद ये कर पाता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइट, ये भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, ऑल राइट। अब आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटी सी हेडिंग है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर। इट इज कॉल्ड एज आरएनए वर्ल्ड। ऐसा वर्ल्ड जहां पे आरएनए ही सब कुछ था, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए वर्ल्ड कहते हैं। आराम से इसको समझेंगे। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड। अब आरएनए वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या जाना, सबसे पहली बात हम लोगों ने ये जानी कि आरएनए was the first genetic material, the first genetic material। आरएनए पूरे अर्थ का पहला जेनेटिक मटेरियल था। क्यों? क्योंकि जब आपके नए नए ऑर्गेनिजम्स बनने स्टार्ट हुए अर्थ पे, तो क्या वो ऑर्गेनिजम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे? नहीं सर, जब भी किसी जगह पर जीवन की शुरुआत होती है तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो जब दुनिया पे पहला ऑर्गेनिज्म आया होगा, उसे जेनेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ी होगी, तो उसे आरएनए मिला होगा, क्योंकि आरएनए मल्टीपर्पस था, आरएनए बहुत सारे काम कर पा रहा था। तो आपके सेल्स इतने एडवांस नहीं थे कि अलग अलग मॉलिक्यूल से अलग अलग काम करा सके। तो आरएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों चुना गया? क्योंकि आरएनए वाज मल्टीपर्पस। आरएनए वाज मल्टीपर्पस, ये अलग अलग काम कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपर्पज में क्या क्या काम आया? पहला काम देखो मेरे भाई, पहला काम देखो, बहुत प्यार से समझना कि पहला काम क्या है। पहला काम मैं कह रहा हूं कि आरएनए जो है ये क्या करता है, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी एज अ जेनेटिक मटेरियल तो ये काम करेगा ही, ये तो इसका प्राइम काम है। तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जब ये काम करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए कहते हैं, यानी मैसेंजर आरएनए कहते हैं। एमआरएनए बोले तो मैसेंजर आरएनए। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। दूसरा काम जब ये करता है तो दूसरा काम ये करता है स्ट्रक्चरल रोल अदा करना। स्ट्रक्चरल रोल अदा करना। स्ट्रक्चरल रोल जब ये अदा करेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आरआरएनए कहेंगे। आरआरएनए में आर का मतलब क्या है? आरआरएनए में आर का मतलब है गुरुदेव राइबोसोमल आरएनए। और नाम से ही पता लग रहा है भैया, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के अगर हम इस नाम में घुस जाएं तो हमें पता लग जाता है राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोम का मतलब क्या है कि राइबोसोम बनाएगा, तो इट विल मेक राइबोसोम। राइबोसोम किसका बनता है? आरआरएनए और प्रोटीन का मिलकर बनता है। तो प्रोटीन्स जुड़ जाएंगे किसके साथ? आरआरएनए के साथ, तब राइबोसोम बनेगा। तो ये आपके दो रोल हो गए, स्ट्रक्चरल रोल एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। तीसरा जो रोल हुआ ये हो जाएगा कैटालिटिक रोल। कैटालिटिक रोल, जब आरएनए एज एन एंजाइम काम करे, एज एन कैटलिस्ट काम करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम। इसे हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। करेक्ट। राइबोजाइम में राइबो का मतलब क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, एंड जाइम शब्द जो है ये कहां से आया है? ये आया है एंजाइम से। यानी जब आरएनए एंजाइम का काम करने लगे तो हम इसे राइबोजाइम कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के अधिकतर एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीन, पर कुछ एंजाइम होते हैं आरएनए भी। तो ये जो कैटालिटिक रोल है कौन अदा करता है? आप पढ़ेंगे डीएनए से आरएनए बनते टाइम, आरएनए से प्रोटीन बनते टाइम, कुछ बीच में ना आपको मैं अलग से बता दूंगा कि राइबोजाइम कहां यूज हुआ है। ट्रांसलेशन में खासकर आप पढ़ते हैं 23SRRNA वहां पर यूज होता है। 23SRRNA वहां पर यूज होता है। यस, तो अलग से इसको हम लोग पढ़ रहे होंगे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। 23SRRNA, ठीक है, ये भी आपका RRNA है, सेम ऊपर वाला ही। एंड चौथी चीज जो है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। ये आपकी हो जाएगी एज एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। अडेप्टर क्या होता है? अडेप्टर वो चीज होती है सर जो दो चीजों को कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना चार्जर देखा होगा, तो चार्जर जो है उसका जो मेन अडेप्टर होता है, उसमें एक साइड पे आप क्या करते हो? उसे बिजली के स्विच में लगाते हो, और दूसरी साइड आप केबल कनेक्ट करते हो, फोन की केबल कनेक्ट करते हो। यस, तो चार्जर जो है उसका अडेप्टर जो है वो दो जगह कनेक्शन बैठा रहा है।
सिमिलरली यहां पर जो टीआरएनए है, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं या फिर इसे हम लोग एस आरएनए कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए कहते हैं, ये जो है आपका अडेप्टर का काम करता है। ये अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के लाता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो टीआरएनए में टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर आरएनए, या आपका एस आरएनए है, इसमें एस का मतलब क्या है, सॉल्युबल आरएनए। दोनों सेम ही होते हैं। तो अडेप्टर मॉलिक्यूल का ये काम करेगा, तो इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाने का काम किसका है, अडेप्टर मॉलिक्यूल का है, जिसका नाम है टीआरएनए। तो टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो आपका आरएनए जो है, दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन अर्थ। जब हम लोग स्टेबिलिटी के पीछे भागे तो हमने आरएनए को क्या किया, डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को नोट बना के आप चाहो तो कोने में लिख सकते हो। इस चीज का नोट बना लो मेरे बंधु, आराम से लिखो। When we needed stability, जब हमें लगा हाँ भाई आरएनए का काम खत्म हो गया, हम थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं, अब हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है, बहुत तेजी से म्यूटेट करने की जरूरत नहीं है। When we needed stability, we converted RNA into DNA। उस टाइम पर हमने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया। तो आरएनए से डीएनए क्यों बनाया, क्योंकि डीएनए ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है। क्या आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो डीएनए जो है इट इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, स्टोरेज मीडियम। इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो डीएनए इज बेस्ट। एंड ये जो आरएनए है इट इज बेटर फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। इंफॉर्मेशन आगे भेजनी है तो आरएनए जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन अगर बनाना है तो आरएनए बनाए बिना प्रोटीन नहीं बना सकते। बेटर फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, करेक्ट, ट्रांसमिशन। इंफॉर्मेशन अगर आगे भेजनी है डीएनए से तो बीच में आरएनए बनाना ही पड़ेगा, इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, ये आगे चल के प्रोटीन बनाने का काम कर देगा। तो अगर आपसे सवाल घुमाकर पूछे, एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी है, अगर कोई पूछ ले विच इज द बेस्ट स्टोरेज मीडियम आउट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए इज द बेस्ट स्टोरेज मीडियम। हु इज द बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए, सर बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम इज आरएनए। ये बात आपको चमकनी चाहिए, मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊंगा। एकदम अलग जगह पर छोटी सी बात लिख दी है, लेकिन कल को अगर सवाल बन के आपके सामने बात आती है तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, बड़ी बातचीत हो जाएगी आपके इंडस्ट्री के लोगों से। इतनी छोटी सी स्टेटमेंट भी आपका दिमाग हिला देगी व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन पेपर। तो आराम से इस बात को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मुझे बता दीजिए, बस आपका काम हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही था, क्योंकि अगला टॉपिक है मेसेल्सन एंड स्टाल्स मॉडल विच इज वेरी बिग। आराम से उसमें 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको कई अलग अलग चीजें एकदम बेसिक लेवल से समझनी है। एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन की बेसिक डिटेल्स, फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसके बाद आपका जेनेटिक कोड, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन, उसके बाद आपका लैकोपेरॉन, उसके बाद आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये हम लोगों को धीरे धीरे चलते चलते करना है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। तो ये हमारा आज का पूरा कार्यक्रम था जिसको हमने देखा। देखो डीएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसे स्टोरेज मीडियम कहा जाता है ना। बाकी अगर ट्रांसमिशन करना है तो आरएनए इज बेटर, तो इट इज मोर बेटर ट्रांसमिशन मीडियम, डीएनए इज मोर बेटर स्टोरेज मीडियम। ये हमने देखा। आरएनए जो है दुनिया का पहला जेनेटिक मटेरियल था। ये अलग अलग तरीके से काम करता है। एमआरएनए की फॉर्मेट में जेनेटिक मटेरियल है, कैटलिस्ट में ये क्या कर सकता है आपका 23S आरआरएनए के फॉर्मेट में काम कर सकता है। उसके अलावा जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल अदा कर रहा है। जब हमें स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ी तो डीएनए को हम लोगों ने बना लिया आरएनए से ही, आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशंस कराकर, और डबल स्टैंडर्ड जो ये हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ, इसका रिपेयर करना भी हमारे लिए आसान हो गया। ये भी मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे ही कि डीएनए को रिपेयर करना आसान है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है। तो एक स्टैंड में कोई गलती हो गई है तो दूसरे स्टैंड को देख देख कर उसे करेक्ट किया जा सकता है। आओ भैया, छोटे छोटे थ्योरेटिकल टॉपिक थे, कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। पहला सवाल है, मुझे पता नहीं क्या है तो मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, एक बार चेक कर लीजिए। टाइम बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे, कम करना होगा तो कम कर देंगे।
पहले 1 मिनट का टाइम ले लीजिए या 90 सेकंड का टाइम दे देता हूं एंड अकॉर्डिंगली वी विल आइटरेट। छोड़ो आओ, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, पता नहीं कि बहुत चिंदी सवाल निकले। पीवाईक्यू है 2023 का मणिपुर का। विद रेफरेंस टू हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सत्य बात का पता लगाइए, पता लगा लीजिए मेरे दोस्त सत्य बात का। आइए, पहली स्टेटमेंट में कविराज ये कहते हैं वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। फॉस्फोरस में ग्रो करोगे तो डीएनए में रेडियो एक्टिविटी जाएगी, तो ए आपका सही है। ठीक है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, सल्फर प्रोटीन में जाएगा। ठीक है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, स्टेटमेंट ही गलत है, कुछ बन ही नहीं रहा है, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको अलग रख देते हैं। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं हो सकता, डी तो पक्का गलत है। डी पक्का गलत है तो डी को काट दो, डी को काट दो। ठीक है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन डीएनए, प्रोटीन कंटेन डीएनए दोनों चीज ही अलग होती है, तो ई भी पक्का गलत है, ई पक्का गलत है, ई काट दो जहां भी दिख रहा है। तो यहाँ ए एंड बी ओनली, ये तो पक्का सही है। ए एंड सी ओनली, बी नहीं दिया हुआ तो इसको वैसे एलिमिनेट कर देंगे, उत्तर आ जाएगा मिस्टर 2। मिस्टर भूरा यानी वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉट मैक्स साउंड इज मैक्स इज द राइट आंसर। सीधा सीधा हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि सी समझ लो आपको नहीं भी पता, क्योंकि स्टेटमेंट आधी सी दे रखी है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव डैश कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, कुछ बना ही नहीं तो इसको छोड़ दो। डी गलत है, ई गलत है, पक्का पता है तो डी और ई हटा दो, दो ऑप्शन एलिमिनेट। ए और बी पक्का सही है, दोनों होने ही चाहिए आंसर में, यहां ए एंड बी है, यहां ए एंड सी है, तो ये हटा दो। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका मिस्टर बी निकल के आ जाएगा। लेट्स चेक। लगभग 85% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न 2 छोटा लग रहा है तो 30 सेकंड का ही टाइम दे देता हूं, इससे भी कम टाइम दूंगा अगर सवाल हल्का हुआ तो। pyrimidine base that has conferred additional stability to DNA, डीएनए में अलग से क्या पाया जाता है जो आरएनए में नहीं है? pyrimidine होना चाहिए भाई। 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ATGC, आलू और गोभी है प्यूरिन, ये है आपके pyrimidine। इसमें से टी है जो कि डीएनए में अलग पाया जाता है, बाकी सब तो आरएनए में भी है, बस आरएनए में यू पाया जाता है, उसकी जगह टी है डीएनए में, तो टी आंसर होना चाहिए। तो उत्तर वैसे ही टी था, चाहे प्यूरिन pyrimidine लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो उत्तर क्या आ जाता है आपका मिस्टर डी आ जाता है। यस, उत्तर क्या आ जाता है आपका मिस्टर डी आ जाता है। अगले सवाल में सिर्फ 10 सेकंड का पोल दूंगा, क्योंकि 10 सेकंड भी नहीं चाहिए उसके लिए, इसको भी हम अभी स्टॉप कर देते हैं। लगभग 92% लोगों ने सही कर दिया है। अगले सवाल में 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर दूंगा। आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए आपका चुनिंदा वायरसेस के अंदर ही एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। मैंने 4 आपको एग्जांपल्स लिखवाए थे, उसमें से 3 एग्जांपल यही दे रखे हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, कोरोना वायरस एंड एचआईवी। तो सारे के सारे हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर्स कि इन चारों के चारों में क्या देखने को मिलता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो ये बात हमारी सही हो जाएगी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा मिस्टर 4। पोल में कर रहा हूं ऑफ एंड सवाल का जवाब 97% लोगों ने सही दे दिया है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा बड़ा लग रहा है, 30 सेकंड में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आरएनए इज लेस स्टेबल जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू डीएनए। आरएनए लेस स्टेबल क्यों है ये पूछा है। इन आरएनए 2 प्राइम पोजीशन हैज ओएच ग्रुप व्हाइल डीएनए डज नॉट, ठीक बात है। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, ठीक बात है। आरएनए हैज यूरेसिल व्हाइल डीएनए हैज थायमिन, ठीक बात है। आरएनए इज कैटालिटिक, कोई भी चीज कैटलिस्ट तब बनती है जब वो अनस्टेबल होती है, जब वो रिएक्टिव होती है तभी तो रिएक्शन करा पाएगी ना, तो इसका भी मतलब रिएक्टिव से ही है, यानी लेस स्टेबल से। तो उत्तर क्या हो जाता है, वैसे भी डी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 में तो हम लोग श्योर थे। इस ऑप्शन में आप लोगों को क्या सीखना है कि कोई भी चीज कैटालिटिक तब होती है जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कब करेगी, जब रिएक्टिव हो, तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो आंसर क्या आ जाता है आपका मिस्टर 2 आ जाता है। तो उत्तर आ जाएगा मिस्टर भूरा, यहां पर दिस बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है, आ जाइए। अरे अरे यार, मैंने ही गलत लगा दिया, वो उस पर स्टार मार्क किया हुआ था ना। आज तो लुट गए, हम तो लुट गए मास्टर, हम तो लुट गए। मुझे माफ करना ओ मेरे भाइयों, 91% लोगों ने सही किया था, लेकिन मैंने ही कबाड़ा कर दिया यहां पर। आई एम रियली सॉरी माई फ्रेंड्स, पर मैं क्या कर सकता था, मतलब कर तो सकता था पर मैंने किया नहीं। कोई बात नहीं, अगला लगा लो वैसे ही पोल। नहीं दिखाएंगे यार लीडर बोर्ड, क्या हो जाएगा, हो जाता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बताने के चक्कर में ना मेन फोकस यहां चला गया था। जब स्टार मार्क कर दिया था तो वहीं से मैंने उठाया और बी ही बोल दिया, मिस्टर भूरा ही बोल दिया। कोई बात नहीं। इन आरएनए एडिशनल ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट एट, आरएनए और डीएनए में एक ही पॉइंट पे फर्क है, और प्राइम बोला हुआ है ना, OH प्राइम, इसका मतलब शुगर की बात हो रही है। तो 2 प्राइम पोजीशन पे ही OH पाया जा रहा था इन राइबोस, एंड सिर्फ H पाया जा रहा था इन डीऑक्सीराइबोस। सो सारा खेल जो है 2 प्राइम पोजीशन का है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाता है यहां पे भी, अब बी हो जाता है फाइनली, अब फाइनली बी हो जाता है यहां पे।
लेट्स चेक सही है या नहीं। लीडर बोर्ड नहीं दिखाएंगे, बस इतना फर्क पड़ जाएगा। लगभग 82% लोगों ने सही सॉल्व कर दिया है। मेन कबाड़ा कहां पे हुआ है? 10% लोगों ने कहा है वन प्राइम पोजीशन। वन प्राइम पोजीशन तो भाई सीधा सीधा नाइट्रोजनस बेस से बाइंड कर रही थी, तो इसका कोई लेना देना था ही नहीं, बट स्टिल इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ मेरे दोस्त। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि हम थोड़ा टाइमली इसको कंप्लीट कर पाए, तो इसीलिए मैं इसको छोटा सा लेक्चर कह रहा हूं, बिकॉज स्टिल वी हैव 20-25 मिनट्स ऑफ आवर ओन लेक्चर जो कि बची हुई है। आराम से बैठ करके आज आप अपना बैकलॉग क्लियर करिए, क्योंकि अगला टॉपिक भारी होने वाला है। डीएनए रेप्लिकेशन विल डेफिनेटली टेक अराउंड 2 लेक्चर्स। ट्रांसक्रिप्शन विल टेक 2 to 3 लेक्चर्स, क्योंकि उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी हैं। उसमें स्प्लाइसिंग भी पढ़ाएंगे आपको, अलग से आपको कैपिंग टेलिंग भी पढ़ाएंगे, तो अलग से उसमें 3 लेक्चर्स जाएंगे। और ट्रांसलेशन विल टेक 2 लेक्चर्स। तो सेंट्रल डॉगमा ही आप मोटा मोटा मान के चलिए, सेंट्रल डॉगमा में 3 लेक्चर आपके हो जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के, 2 लेक्चर रेप्लिकेशन के, एक बेसिक कॉन्सेप्ट का, एक मैकेनिज्म का, और 2 लेक्चर आपके ट्रांसलेशन के हो जाएंगे, एक आपका जेनेटिक कोड का और एक ट्रांसलेशन का। फिर 2 लेक्चर आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हो जाएंगे, जो कि रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, क्योंकि प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1 लेक्चर और लैक ऑपरॉन आपका 1 लेक्चर हो जाएगा। एक आप मान सकते हो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अलग से भी पढ़ना है, तो इतने लेक्चर में आपका काम जो है अभी बचा हुआ हो सकता है। सो दीज आर 7 लेक्चर्स ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दीज आर अराउंड 5 लेक्चर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करोगे तो इनको हो सकता है 10 लेक्चर में हम लोग कर ले जाए। मिनिमम पॉसिबल टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको 10 लेक्चर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर मैं आपको 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा करा रहा हूं। पहला म्यूटेशन, जब आप म्यूटेशन पढ़ेंगे यहां पर, तो सेम म्यूटेशन आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में नहीं पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, पहला जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें जेनेटिक्स की बेसिक टर्म थी, और एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाई थी वो भी पूरी की पूरी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की ही थी। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, ये हमारा फिर 8-9 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके 2 लेक्चर हमने टेक्निकली यही कंप्लीट कर लिए, 2 पूरे के पूरे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। तो एनसीईआरटी भी जब मैं म्यूटेशन पढ़ाऊंगा तो प्रिंसिपल्स वाली भी यहीं पर पढ़ा दूंगा। तो ये है कि एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आगे के सारे चैप्टर हमारे लिए इजी हो जाएंगे। और उसके बाद तो आप मान के चलो कि 12 लेक्चर्स में, 12-13 लेक्चर्स में आपका बचा हुआ पूरा का पूरा सिलेबस ही हो जाएगा। 4-4, 5-5 लेक्चर में एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा होता है आगे का, जितनी भी चीजें बची हुई है, राइट। थोड़ा सा एक्टिव होने वाले हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो हो सके तो ज्वाइन कर लेना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड जो है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। एंड कुछ क्वेश्चंस और शीट्स मैं वहां पर डालने वाला हूं, और अपनी विक्स शीट को भी ट्रैक पर लेकर आने वाला हूं। इस वीक में आपका सारा का सारा पुराना काम जो है, पुराना बैकलॉग, सारे पुराने पाप जो है मैं धो डालूंगा, बिकॉज इसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा इन मिशन 100। तो आपकी क्लासेस तो रेगुलरली ही चलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि अपना बैकलॉग बहुत अच्छे तरीके से निपटा दो। यस, सो आई विल गेट फाइन वेरी वेरी सून, और उसके बाद हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। और इस वीक मेरा एक और बैच खत्म हो जाएगा वेडनेसडे को, लक्ष्य 2.0। तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेना भी इसी वीक से आप बोलोगे तो स्टार्ट कर देंगे। थर्सडे फ्राइडे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अगर आप कहोगे तो हर थर्सडे फ्राइडे भी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा सकती है, और वेडनेसडे को भी ली जा सकती है। तो अगर आप कहेंगे तो हमारी डेली क्लास भी हो सकती है, कि शाम को हम अपना एक टाइम ही बना ले, फिक्स टाइम की 4 से 5:30 छोटी छोटी क्लास लेंगे, क्योंकि उससे भी हमें एज मिल जाएगी। चाहे 1 घंटे की ले, चाहे 1.25 घंटे की ले, हम बहुत बड़ी क्लास नहीं लेंगे। हमारी जो क्लासेस हैं वो वी विल टेक प्रॉपर्ली ऑन टाइम, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस मैं आपके लिए लूंगा मुश्किल से 1 घंटे की, 45 मिनट की हमारी रिदम ना टूटे, और कोई रिकॉर्डिंग अगर मैं डालूं तो वो आप देख पाए, तो बेटर हो जाएगा। अगर हमारा सिलेबस पहले कंप्लीट होगा तो वी कैन गेट बैक टू रिवीजन, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप अच्छा खासा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी तो आपकी सॉर्ट हो ही जाएगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यस, चल बहुत बढ़िया। ऑल राइट एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। लीडर बोर्ड तो आज दिखाने का फायदा नहीं है, क्योंकि रैंक सारी सफल हो गई होंगी। तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट को। टेलर साहब का एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पे बढ़ जाएंगे अगर हमारे पास टाइम होगा तो, वरना उससे अगले लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग पढ़ रहे होंगे। ऑल राइट, चलो यार, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।